तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक यंग लड़की मेलिसा से हुई, जो शहर की परेशानियों से दूर अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए जंगल में एक फॉरेस्ट रेंजर की नई नौकरी करने जा रही थी। आज उसका पहला दिन था, इसलिए वो अपने लुकआउट टावर की तरफ जा रही थी। रास्ते में उसका बॉयफ्रेंड उसे लगातार मैसेज भेज रहा था। इन्हीं मैसेजों के कारण मेलिसा कुछ देर अपने फोन में उलझ गई, लेकिन जैसे ही उसने फिर से सड़क की तरफ देखा, अचानक उसे बीच सड़क पर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। ये देखकर वो घबरा गई और तुरंत अपनी कार जोर से ब्रेक लगाकर रोक दी। फिर वो आदमी को देखने के लिए कार से बाहर उतरी, लेकिन वहां उसे कोई दिखाई नहीं दिया। मेलिसा समझ नहीं पाई कि वो आदमी अचानक कहां चला गया। फिर जैसे ही वो वापस अपनी कार की ओर मुड़ी, वही आदमी अचानक उसके पीछे खड़ा दिखाई दिया। उसने उसे डांट कर कहा कि यहाँ इस तरह खड़े होना खतरनाक है, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ इशारों में बताया कि उसे बात करने की अनुमति नहीं है। मेलिसा को यह सब बहुत अजीब लगा और वो सोचने लगी कि ये आदमी आखिर है कौन। तभी वहां सैम नाम का एक और आदमी पहुंच गया अपने दोस्त के साथ। सैम ने बताया कि ये उसका दोस्त स्कीयर है और वो जंगल के इस इलाके की निगरानी कर रहा था। ये सुनकर मेलिसा की थोड़ी टेंशन कम हुई, लेकिन तभी मेलिसा की नजर उनके हथियारों पर पड़ी, जिससे उसे शक हुआ कि शायद वे यहाँ हंटिंग कर रहे हैं। ये सुनकर सैम ने उसे समझाया कि वे सिर्फ इलाके की निगरानी कर रहे हैं और हथियार वे अपनी सुरक्षा के लिए साथ रखते हैं। उसने ये भी बताया कि जंगल में हथियार रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। मेलिसा को उन्हें रोकने की कोई वजह नहीं मिली, इसलिए वो उन्हें जाने देती हुई आगे बढ़ गई। फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर वो अपने लुकआउट टावर के पास पहुंच गई, जहां एक बंद गेट था। वो कार से उतरी, गेट खोला और कार अंदर ले गई। फिर वो वापस बाहर आकर गेट बंद करने लगी, लेकिन उसे ये ध्यान नहीं रहा कि उसी समय उसकी कार का रेडियो अचानक गड़बड़ करने लगा था। खैर, जैसे ही वो गेट बंद कर रही थी, दूर से एक अनजान कार तेज रफ्तार में उसकी तरफ आती दिखाई दी। मेलिसा घबरा गई और जल्दी जल्दी गेट बंद करने लगी। वो कार उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई और उसमें बैठा अजनबी आदमी उसे घूरता हुआ देखने लगा, जिससे माहौल अजीब और तनाव भरा हो गया। इसलिए किसी परेशानी में पड़े बिना मेलिसा ने तुरंत गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाना ही सही समझा। जिसके बाद वो अपने लुकआउट टावर पहुंच गई। वहां उसे बिली नाम का एक नौजवान मिला, जो काफी जल्दी में दिखाई दे रहा था। मेलिसा ने उसे रास्ते में हुई उस अजीब घटना के बारे में बताया, लेकिन बिली ने उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसने बस इतना कहा कि कैप्टन एजवुड बहानों को पसंद नहीं करते। फिर वो बोला कि ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं है और उसके पास यहाँ काफी खाली समय रहेगा। उसने ये भी बताया कि उसने इस इलाके में कई अजीब चीजें देखी हैं। ये सुनकर मेलिसा थोड़ी घबरा गई। बात खत्म होते ही बिली ने जल्दी से कार की चाबी उठाई और बिना समय गवाए वहां से चला गया। बिली के जाने के बाद मेलिसा उत्साहित होकर लुकआउट टावर पर चढ़ गई। वहां उसे कुछ बुनियादी सामान मिला। फिर कुछ देर बाद उसे बोरियत महसूस होने लगी, इसलिए उसने सोचा कि अब सामान अंदर ले जाना चाहिए। जिसके बाद उसने रेडियो से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो काम नहीं कर रहा था क्योंकि जनरेटर बंद था। इसलिए वो तुरंत नीचे उतरी और जनरेटर चालू की। तभी समय देखकर उसे एहसास हुआ कि वो अपनी रिपोर्ट देने में देर कर चुकी है। काफी कोशिश के बाद जब उसने रेडियो पर संपर्क किया, तो उसके बॉस ने पहले ही दिन देर होने पर नाराजगी जताई। मेलिसा कारण बताने की कोशिश करती रही, लेकिन जैसा बिली ने कहा था, बॉस ने उसके किसी भी बहाने पर विश्वास नहीं किया और उसे अधिक जिम्मेदार बनने की सलाह दे दी। इसके बाद मेलिसा दूरबीन से जंगल की निगरानी कर रही थी ताकि अपनी रिपोर्ट लिख सके। तभी अचानक एक पक्षी उड़ते हुए कांच से टकराया और नीचे गिर गया। ये देखकर वो चौंक गई। फिर मेलिसा ने दिन की रिपोर्ट पूरी की और रेडियो बंद कर दी। पहले ही दिन इतनी परेशानियां होने से वो थोड़ा निराश हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो नीचे उतरी और पक्षी को दफनाने से पहले उसकी एक फोटो खींची। फिर शाम होते होते उसने दिन की आखिरी रिपोर्ट भेजी और कुछ देर ऊंचाई से जंगल का खूबसूरत नजारा देखती रही। वहां की शांति उसे थोड़ी राहत दे रही थी। फिर रात में जब वो खाना बना रही थी, तभी उसे रेडियो पर किसी और रेंजर की आवाज सुनाई दी। मेलिसा तुरंत रेडियो के पास गई और उससे संपर्क किया। वो रेंजर एक दूसरे स्टेशन पर काम कर रहा था। उसने बताया कि वो काफी समय से वहां तैनात है और बिली के साथ भी 1 महीने तक बात करता रहा है। मेलिसा ने सोचा कि उसे अब तक घर चले जाना चाहिए था, पर रेंजर ने बताया कि उसने 3 लगातार शिफ्ट ले ली हैं और अब 2 महीने और यहीं रहेगा, क्योंकि उसे ये काम बहुत पसंद है। उसने ये भी कहा कि पहले लोग फॉरेस्ट रेंजर बनना चाहते थे, लेकिन अब ऐसे काम के लिए लोग बहुत कम मिलते हैं। जब मेलिसा ने बताया कि वो भी यहाँ अपनी मर्जी से आई है, तो रेंजर खुश हो गया। फिर उसने कहा कि यहाँ 2 तरह के लोग आते हैं, कुछ जो अपनी जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे होते हैं और कुछ जो अपनी परेशानियों से भागकर यहाँ आते हैं। उसने मेलिसा से पूछा कि वो यहाँ किस वजह से आई है, लेकिन मेलिसा जवाब देती उससे पहले ही उसने बातचीत अगले दिन के लिए टाल दी और उसे गुड नाइट कहकर रेडियो बंद कर दी। जिसके बाद मेलिसा ने हेडफोन्स लगाए और सोने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक हमें टावर के पास आसमान से एक चमकीली चीज गिरती हुई नजर आई। खैर, अगली सुबह मेलिसा ने थोड़ी देर कसरत की और फिर नहाने के लिए बाहर चली गई। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई दूर से उसे देख रहा है। असहज होकर वो तुरंत टावर की तरफ लौट आई। वास्तव में दूर झाड़ियों के पीछे से स्कीर उसे देख रहा था, लेकिन मेलिसा को वो नजर नहीं आया।
वो तुरंत ऊपर गई और दूरबीन से जंगल का निरीक्षण करने लगी, मगर वहां उसे कोई दिखाई नहीं दिया। इसलिए मेलिसा ने इसे नजरअंदाज किया और अपनी रिपोर्ट भेजकर थोड़ा घूमने निकल पड़ी। चलते चलते उसे रास्ते में जमीन पर एक खतरनाक जाल दिखाई दिया। उसने एक लकड़ी की मदद से उसे सावधानी से निष्क्रिय किया और फिर बिना रुके आगे बढ़ती रही। आगे जाकर उसे एक अजीब चीज मिली, जैसे किसी जानवर की उतरी हुई खाल, और उस पर नीले रंग का खून लगा था। इसे देखकर वो हैरान रह गई। तभी पास से कुछ आवाजें आईं और उसका ध्यान उस तरफ चला गया जहां उसे एक फेंका हुआ स्पीकर और उसके पास एक टेंट दिखाई दिया। उसने स्पीकर बंद किया और टेंट के अंदर झांक कर देखा, जहां उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वो वापस जाने ही वाली थी कि अचानक उसके सामने एक औरत खड़ी दिखाई दी। उस औरत की टांगों पर गहरी जलने के निशान थे और वो बहुत अजीब आवाज में बड़बड़ा रही थी। मेलिसा समझ गई कि वो घायल है और उसे मदद की जरूरत है। वो उसे सहारा देकर धीरे धीरे अपने लुकआउट टावर की तरफ ले जाने लगी। उस दौरान उसे पता चला कि उस औरत का नाम कॉनली था। फिर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, पीछे टेंट के आसपास का जमीन पर जला हुआ बड़ा इलाका दिखाई देने लगा। टावर पहुंचकर मेलिसा ने कॉनली को सीढ़ियों पर बैठा दिया, क्योंकि वो लगातार डर और घबराहट में कुछ उलझी उलझी बातें कर रही थी। तब मेलिसा ने सोचा कि पहले उसे मेडिकल मदद दिलाना जरूरी है, इसलिए वो जल्दी से ऊपर गई ताकि रेडियो के जरिए मदद बुला सके और प्राथमिक उपचार की चीजें ले आए। पर सीढ़ियां चढ़ते समय उसका सोलर पैनल गलती से गिरकर नीचे टूट गया, लेकिन मेलिसा ने खुद को शांत रखा और मदद बुलाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने रेडियो पर पूरी स्थिति बताई और रेस्क्यू टीम भेजने की रिक्वेस्ट की। जवाब में बताया गया कि कैप्टन एजवुड पास में ही गश्त कर रहे हैं और जल्द वहां पहुंच जाएंगे। ये सुनकर मेलिसा तुरंत फर्स्ट एड किट लेकर नीचे आई, लेकिन नीचे पहुंचकर उसने देखा कि कॉनली वहां नहीं थी। उसने इधर उधर देखा तो कॉनली थोड़ी दूर खड़ी जंगल की ओर घूर रही थी। मेलिसा उसके पास गई और समझने की कोशिश की कि उसे क्या हुआ है। कॉनली अब भी कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर फैला डर साफ बता रहा था कि जैसे कोई बड़ी मुसीबत उन पर आने वाली हो। दूसरी ओर कैप्टन एजवुड अपनी टीम के साथ गश्त कर रहा था। तभी उसे कॉनली के रेस्क्यू की सूचना मिली। उसे ये सब पसंद नहीं आया, लेकिन वो अपना फर्ज निभाने के लिए मजबूर था। अनमने मन से उसने मेलिसा की मदद करने का फैसला किया और लुकआउट टावर की तरफ बढ़ने लगा, जिसके बाद एजवुड टावर पहुंचा। मेलिसा ने तुरंत उसे कॉनली की जली हुई टांगों और उसकी खराब हालत के बारे में बताया। एक रेंजर कॉनली को गाड़ी तक ले गया, जबकि एजवुड गुस्से में मेलिसा के पास आया। उसने मेलिसा को सख्त लहजे में याद दिलाया कि उसकी असली ड्यूटी टावर में रहकर जंगल में फायर वॉच करना है, ना कि इधर उधर जंगल में घूमना। फिर जाने से पहले उसने मेलिसा को आदेश दिया कि अगली रिपोर्ट से पहले सोलर पैनल ठीक कर दे। इन सब घटनाओं की वजह से मेलिसा मानसिक रूप से काफी थक गई थी। वो कुछ देर आराम करने के लिए लेट गई और कब उसे नींद आ गई उसे खुद भी पता नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि वो फिर से रिपोर्ट भेजने में देर कर चुकी थी। फिर भी उसने अपनी ड्यूटी के प्रति जिम्मेदारी दिखाते हुए तुरंत रिपोर्ट भेज दी, लेकिन उसके मन में ये डर था कि इस बार उसे सजा जरूर मिलेगी। सौभाग्य से उस समय दूसरी तरफ से एक दूसरा रेंजर मिला। उसने मेलिसा को चिंतित न होने के लिए कहा और उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक रहेगा। जिसके बाद मेलिसा नीचे गई और जनरेटर फिर से चालू की। वापस ऊपर आने पर उसे जमीन पर एक बैग पड़ा दिखाई दिया। जिज्ञासा के कारण उसने बैग उठाया और खोल कर देखा। उसके अंदर अलग अलग तरह के कई पत्थर थे। फिर रात में उसने एक मैगजीन में उन पत्थरों के बारे में जानकारी देखने की कोशिश की और कॉनली की कही बातों के बारे में भी सोचती रही। तभी रॉय की कॉल आई। उसे पूरी घटना की खबर मिल चुकी थी। उसने मेलिसा को हिम्मत दी और कहा कि अगर वो समय पर मदद नहीं करती तो शायद कॉनली बच नहीं पाती। रॉय की बातों से मेलिसा को थोड़ी राहत मिली और उसे लगा कि कम से कम उसने अपना काम सही रूप से पूरा किया है। इसी बीच दूर आसमान में एक बड़ा तूफान बनता दिख रहा था। दूसरी तरफ स्कीर भी जंगल में इधर उधर घूमता नजर आया। वो जमीन पर कुछ खोज रहा था और तभी उसे एक चमकीला पत्थर मिला, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेलिसा को बैग में मिला था। और वही मेलिसा ने अभी अभी रॉय से बात खत्म की ही थी कि अचानक लाइट चली गई। उसने सोचा कि इतनी थकान के बाद आज जल्दी सो जाना ही ठीक रहेगा। फिर उसने हेडफोन्स लगाए, लेकिन तभी उसका फोन बंद हो गया। उसी समय बिना छुए रेडियो अपने आप चालू हो गया। मेलिसा को ये बहुत अजीब लगा और वो सावधानी से रेडियो के पास गई। उसने माइक्रोफोन उठाकर पूछा कि कोई लाइन पर है या नहीं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही वो पीछे हटने लगी, अचानक फ्रीक्वेंसी अपने आप बदलने लगी और रेडियो से एक बेहद डरावनी आवाज गूंजने लगी। ये सुनकर मेलिसा डरी सहमी रह गई। फिर अगली सुबह वो पहले जैसा उत्साह महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी जिम्मेदारी निभाना जारी रखा। हालांकि एजवुड ने उसे टावर में रहने को कहा था, फिर भी मेलिसा ने उस आदेश को नजरअंदाज किया और कैंप की जांच करने का फैसला किया। उसने अपना बैग तैयार किया और टावर से नीचे उतरकर जंगल की ओर चल दी। जब वो उस जले हुए कैंप तक पहुंची तो उसने वहां की तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। तभी वहां एक कैंपर आ गया और उससे बात करने लगा। वो जानना चाहता था कि यहाँ आखिर क्या हुआ होगा। मेलिसा के पास कोई पक्का जवाब नहीं था। वो सिर्फ इतना कह सकी कि शायद किसी जानवर का हमला हुआ होगा
कैंपर ने पूछा कि क्या उसे चिंता करनी चाहिए क्योंकि उसका कैंप यहीं पास में था। मेलिसा ने मन ही मन समझ लिया कि ये किसी बेयर का काम बिल्कुल नहीं था, ये कुछ और था और ज्यादा खतरनाक। लेकिन मेलिसा का बात करने का मन नहीं था, इसलिए वो चुप होकर अपने काम में लग गई। कैंपर ने उसकी चुप्पी को समझ लिया और अपने कैंप की ओर लौट गया। जाने से पहले उसने सावधानी बरतने की सलाह दी। उसकी ये बात सुनकर मेलिसा थोड़ा सतर्क हो गई और एहतियात के तौर पर उसकी भी एक फोटो खींच ली। फिर उस रात मेलिसा टॉवर की बालकनी पर बैठकर दूर घने जंगल की ओर देखती रही। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने समय बिताने के लिए रॉय से रेडियो पर बात करना शुरू किया। रॉय ने फिर से ये समझने की कोशिश की कि मेलिसा अपनी जिंदगी में किस चीज से भाग रही थी। उसे महसूस हुआ कि वो बहुत निजी बात पूछ रहा है, लेकिन उसने बताया कि उसकी पत्नी मनोचिकित्सक थी, इसलिए उसे इंसानों की भावनाएं समझने का थोड़ा अनुभव हो गया था। बात करते करते मेलिसा को पता चला कि रॉय की पत्नी का हाल ही में निधन हो गया था। ये सुनकर मेलिसा दुखी हो गई, लेकिन रॉय ने कहा कि जब वो इस टॉवर से पेड़ों और पहाड़ों को देखता था तो उसे अपनी पत्नी की सिर्फ अच्छी यादें ही याद आती थीं। रॉय की बातें सुनकर मेलिसा को उससे अपनापन महसूस होने लगा, इसलिए उसने अपने दिल की बात बतानी शुरू की। उसने बताया कि वो यहाँ इसलिए आई थी ताकि अपनी जिंदगी में कुछ नया अर्थ ढूंढ सके। वो अपनी पुरानी जिंदगी में बिल्कुल खुश नहीं थी और उसे लगा था कि इस जगह पर रहकर वो खुद को ठीक कर पाएगी। उसे ये भी एहसास था कि वो अपनी परेशानियों से भाग रही थी, लेकिन रॉय ने उसे हिम्मत दी कि वो अपने डर का सामना करे और अपने लिए वही काम करे जिससे उसे सच्ची खुशी मिल सके। फिर अगले दिन की सुबह मेलिसा ने रोज की तरह अपनी ड्यूटी पूरी की और फिर जल्दी से जंगल की ओर निकल पड़ी। वही रहस्यमयी आदमी जिसे उसने पहले देखा था, वो भी उसी जंगल में घूमता नजर आया। खैर, जंगल में आगे बढ़ते हुए मेलिसा को अचानक एक डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज लगातार तेज होती गई, जिसके कारण मेलिसा डर कर भागने लगी। लेकिन भागते समय उसका पैर एक छिपे हुए जाल में फंस गया। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, पर पैर में तेज दर्द होने लगा और उसका डर और बढ़ गया, क्योंकि वही भयानक आवाज फिर से आसपास गूंजने लगी थी। तभी वही रहस्यमयी आदमी वहां आ पहुंचा और उसने मेलिसा को जाल से निकलने में मदद की। हालांकि उसने उसे बाहर निकाल दिया, लेकिन मेलिसा अब भी उस पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। दर्द के कारण वो मुश्किल से खड़ी हो पाई और सोचने लगी कि शायद वो अब चल नहीं सकेगी। ये समझकर आदमी ने तुरंत उसे टॉवर तक छोड़ने की बात कही, लेकिन ये सुनकर मेलिसा चौंक गई, क्योंकि उसने उसे कभी अपने लुकआउट टॉवर के बारे में बताया ही नहीं था। आदमी ने दावा किया कि मेलिसा ने ही पहले बताया था, लेकिन मेलिसा को अब उसकी हर बात अजीब लगने लगी। ये सोचकर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी और उसने साफ कर दिया कि अब उसे किसी मदद की जरूरत नहीं है। वो उसका भरोसा जीतने की लाख कोशिश कर रहा था, लेकिन मेलिसा सतर्क रहती हुई उससे दूर जाने लगी। अचानक वो आदमी गुस्से में आ गया और जोर देकर कहा कि उसे हर हालत में मेलिसा को वापस ले जाना होगा। ये सुनते ही मेलिसा डर गई, लेकिन उसने तुरंत हिम्मत जुटाई और अपना बेयर स्प्रे निकालकर उसकी ओर तान दी। आदमी ने उसका ये कदम गलत बताया और गुस्से में कहा कि मेलिसा के पास ऐसी चीज है जो उसी की है। उसने चेतावनी दी कि वो चीज लेकर ही रहेगा, चाहे मेलिसा उसकी बात माने या ना माने। जैसे ही वो आदमी आगे बढ़ा, मेलिसा ने तुरंत उस पर बेयर स्प्रे मारा, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। इससे वो आदमी और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने स्प्रे उसके हाथ से छीन लिया और जोर देकर उसे अपने साथ चलने को कहा। इसी दौरान सैम और बक वहां पहुंच गए और स्थिति को समझते ही सैम ने तुरंत मेलिसा को पकड़कर पीछे कर दिया, जबकि बक वहीं खड़ा होकर उस आदमी को रोकने के लिए उसके सामने डट गया। वो आदमी लगातार बक की ओर बढ़ता गया। बक ने बंदूक चलाने की कोशिश की, लेकिन वो निशाना चूक गया। फिर अगले ही पल वो आदमी बक तक पहुंच गया और उसकी गर्दन पकड़ लिया। फिर उसने बक की जेब से एक अजीब सा वस्तु निकाला और उसी क्षण उसने बक को बेरहमी से मार डाला। यह भयावह दृश्य देखकर सैम और मेलिसा घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से कार की तरफ भागे। वे तुरंत कार में बैठे और वहां से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही सैम ने कार स्टार्ट की, वह रहस्यमयी आदमी फिर अचानक प्रकट हो गया और मेलिसा के बिल्कुल पास खड़ा होकर उसे घूरने लगा। इससे पहले कि कार आगे बढ़ पाती, उस आदमी ने अपनी अलौकिक ताकत से कार को पकड़कर रोक लिया। तभी मेलिसा ने तेजी से प्रतिक्रिया दी। उसने सैम का धनुष उठाया और उस आदमी पर निशाना साधा। ये देखकर उस आदमी ने कार छोड़ दी और उन्हें चेतावनी दी कि वो जल्द ही फिर मिलेगा। रास्ते में सैम मेलिसा पर नाराज था, क्योंकि वो पहले ही उसे यहाँ के अजीब और खतरनाक लोगों के बारे में चेतावनी दे चुका था। मेलिसा अभी भी सदमे में थी और समझ नहीं पा रही थी कि वो आदमी आखिर था कौन। सैम ने साफ बताया कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि किसी शैतान जैसा प्राणी था। मेलिसा का मन अब और भी बेचैन होने लगा। तभी उसने सैम से पूछा कि स्कीयर कहाँ है। सैम ने कहा कि वे उसी को ढूंढने जा रहे हैं, क्योंकि वो भी उस हमले के दौरान कहीं गायब हो गया था। वे आगे बढ़े और कुछ दूरी पर स्कीर घायल हालत में पड़ा मिला। सैम तुरंत नीचे उतरा और स्कीर की मदद करने के लिए उसके पास गया, जबकि उसने मेलिसा को कार में ही रहने को कहा। लेकिन तभी मेलिसा को वो आदमी वापस आता दिखाई दिया। वो डर गई और सैम को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाने लगी।
उसने कार स्टार्ट करने की भी कोशिश की, पर कार चालू ही नहीं हुई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी उसके बिल्कुल पास खड़ा था। उसने कार का दरवाजा झटके से उखाड़ दिया और मेलिसा को पकड़ने ही वाला था कि सैम ने पीछे से उस पर हमला कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। सैम ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की और दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। बीच में सैम ने अपनी जेब से वह चमकीला पत्थर निकाला और उसका ध्यान भटकाने के लिए दूर फेंक दिया। पत्थर वहां से गिरते ही वह आदमी कुछ पल के लिए रुक गया, लेकिन सैम ने मौका नहीं छोड़ा और तुरंत उसे पकड़कर उसकी गर्दन दबाने लगा। इस मौके का फायदा उठाकर मेलिसा भागी और पास के एक कैबिन में छिप गई, लेकिन वो आदमी जल्दी ही सैम पर भारी पड़ गया और उसने उसे चाकू से मार डाला। उसने सैम से वो अजीब ऑब्जेक्ट उठा लिया और मेलिसा की तरफ बढ़ने लगा। मेलिसा घिसटकर दूर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे ढूंढता हुआ कहने लगा कि उसे सिर्फ वही चीज चाहिए जो मेलिसा उससे लेकर आई है। उसने चेतावनी दी कि भागने की कोई जगह नहीं है, अगर वो मान जाए तो वो शायद उसे छोड़ दे। फिर वो पास के टेंट की तरफ बढ़ा, ये सोचकर कि मेलिसा वहीं छिपी है, लेकिन ये एक ट्रैप था जिसका फायदा उठाकर मेलिसा दूसरी तरफ से भाग गई। तभी स्कीयर फिर दिखाई दिया। उसने उस आदमी से पूछा कि उसने उसके साथ क्या किया है। वो आदमी मुस्कुराता हुआ बोला, मैंने तुम्हें ऐसा गिफ्ट दिया है जो तुम्हारा इंसानी शरीर कभी नहीं दे सकता था। ये समझकर स्कीयर ने मेलिसा को भागने के लिए कहा और खुद उस आदमी का सामना करने लगा, लेकिन वो आदमी बिजली जैसी तेजी से उसके पास पहुंचा और लगातार वार करके स्कीयर को मार दिया। लड़ाई के बीच उस रहस्यमयी आदमी की नजर अब फिर से मेलिसा पर जा टिकी थी। मेलिसा डरकर पीछे हटने लगी और भागने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी अलौकिक तेजी के सामने भागना बेकार था और कुछ ही पलों में वो उसके सामने पहुंच गया। मेलिसा ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और खुद को संभालने की कोशिश की। उसके मन में बस एक ही सवाल था, ये आदमी आखिर उससे चाहता क्या है। वो आदमी बस मुस्कुराया, जैसे उसे पता हो कि मेलिसा अभी तक सच्चाई नहीं जानती। मेलिसा ने उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उसने आसानी से उसके हमले को रोक लिया। इसी दौरान मेलिसा की नजर उसके हाथ में पहने हुए एक अजीब से ताबीज पर पड़ी। उस आदमी के इशारों से साफ लग रहा था कि यह सिर्फ किसी बड़ी वस्तु का छोटा सा हिस्सा था और मेलिसा उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बात से अनजान थी। फिर उसने मेलिसा के बाल पकड़कर उसे घसीटना शुरू किया, लेकिन मेलिसा ने जमीन से एक पत्थर उठाया और उसकी कलाई पर जोर से मारा, जिससे ताबीज खराब हो गया। ये देखकर वो आदमी गुस्से से पागल हो गया और मेलिसा पर हमला करने पीछे मुड़ा, लेकिन तभी मेलिसा ने उसी पत्थर से उसके सिर पर जोर से वार किया और कुछ ही सेकंड में उसके सिर से नीला खून बहने लगा। फिर मौका मिलते ही मेलिसा वहां से भागी। वो आदमी अपने सिर से निकलते नीले खून को देखकर और ज्यादा क्रोधित हो गया। वो आदमी मेलिसा का पीछा करता करता रहा, लेकिन उसका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था। फिर मेलिसा दौड़ती हुई अपने लुकआउट टावर पहुंच गई। वो जल्दी से ऊपर चढ़ी, उस अननोन स्टोन्स को छुपाया और अपनी सुरक्षा के लिए एक एक्स उठा लिया। इसी समय टावर में एक अजनबी दिखाई दिया। ये देखकर वो और डर गई और सतर्क होकर पीछे हट गई। फिर उसे पता चला कि वो अजनबी और कोई नहीं बल्कि वही रॉय था जिससे वो हर रात रेडियो पर बात किया करती थी। लेकिन तुरंत ही वो रहस्यमयी आदमी ऊपर आ गया और रॉय को जोर से धक्का देकर टावर से नीचे फेंक दिया। अब वो आदमी टावर में घुसकर उन पत्थरों को ढूंढने लगा। मेलिसा डरते हुए नीचे गिरे रॉय को देख रही थी। हिम्मत जुटाकर मेलिसा ने फैसला किया कि वो मुकाबला करेगी। उसने बाकी बचे स्टोन्स उठाए और टावर से नीचे फेंक दिए। वो आदमी उन स्टोन्स के पीछे दौड़ पड़ा। मेलिसा भी एक्स लेकर नीचे उतरी और रॉय के पास गई। रॉय अभी जिंदा था, लेकिन बहुत गंभीर रूप से घायल था। उधर वो आदमी घबराकर स्टोन्स ढूंढने लगा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ये तो नॉर्मल पत्थर है। वो गुस्से में मेलिसा की तरफ बढ़ा और जैसे ही वो हमला करने गया, मेलिसा ने एक्स उसके कंधे पर मार दिया, जिसके कारण वो दर्द से जमीन पर गिर पड़ा और मेलिसा थक कर वहीं बैठ गई। उसी समय हमें पता चलता है कि ये क्रीचर अपनी चेतना किसी भी शरीर में डाल सकता है। तब अचानक रॉय का शरीर अजीब तरह से कांपने और हिलने लगा, मानो वो प्राणी उसे अपने वश में करने की कोशिश कर रहा हो। रॉय को हिलते डुलते देखकर मेलिसा डरकर कार की तरफ भागी। उसने हेल्प के लिए रेडियो उठाया तो क्रिएचर ने खुद रेडियो पर बोलना शुरू कर दिया। फिर वो रॉय का शरीर घसीटता हुआ मेलिसा की तरफ आने लगा, लेकिन रॉय के गंभीर घावों के कारण वो उसका शरीर छोड़ने पर मजबूर हो गया और कुछ ही सेकंड में रॉय अपनी सामान्य अवस्था में लौट आया और जमीन पर गिरकर सांसें लेने लगा। थोड़ी देर में एजवुड और बिली भी वहां पहुंच गए। एजवुड ने मेलिसा की डरी हुई हालत देखकर उससे ज्यादा सवाल नहीं किए। उसने तुरंत उसे कार में बैठाया और वहां से ले जाने की तैयारी की। बिली को वहीं छोड़ दिया गया ताकि वो वहां पड़े लाशों और आसपास की स्थिति की जांच कर सके। तब बिली को वहां ब्लैक स्लिम दिखाई दिया और उसने बिना सोचे समझे उसे छू लिया। एजवुड ने मेलिसा से कहा कि वो कार में रहे, जबकि वो टावर से अपना सामान ले आएगा। उसने बिली से कहा कि अब वही मेलिसा की पोस्ट संभालेगा, क्योंकि नए रेंजर्स मिलना मुश्किल है। फिर मेलिसा को लेकर एजवुड चला गया और उधर बिली ने सप्लाई बकेट में स्टोन ढूंढ लिया।
अंत में हमें पता चलता है कि वो क्रीचर अब बिली के शरीर में घुस चुका है और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।